हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगड़ी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे बनाए वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश की अजमेर शाखा की बात करना चाहते हैं। इससे पहला जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि चौहान वंश की अनेक शाखाएँ थी, उसमें से एक शाखा है अजमेर शाखा। दोस्तों, हमने उसमें चर्चा की थी कि पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज इस अजमेर शाखा का संस्थापक था। दोस्तों, इसका समय शासनकाल का समय 1113 से लेकर और 1133 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, यह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। इसी के साथ दोस्तों, यह चौहानों की अजमेर शाखा का संस्थापक था। वैसे तो हमने चर्चा की थी कि जो चौहान वंश है उसका संस्थापक वासुदेव था। 551 ईस्वी में उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी शाकंभरी में। लेकिन अजमेर शाखा का संस्थापक यदि पूछ लिया जाए, अजमेर शाखा का संस्थापक, दोस्तों मैं यहाँ पे कीवर्ड बता रहा हूँ आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर। यहाँ दोस्तों मेरे कई मित्र गड़बड़ कर देते हैं, अर्णोराज लिख देते हैं। अनासागर याद रख के ध्यान रखना है, अजमेर नगर का संस्थापक अजयराज था। इसी के साथ दोस्तों, इसने बीठली पहाड़ी के ऊपर एक गढ़ बनवाया जिसका नाम गढ़ बीठली। और दोस्तों, इसे ही आजकल तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों, जो अजयराज है इसने परमार वंशीय शासक नरवर्मन को हराया। नरवर्मन से इसका युद्ध हुआ। नरवर्मन, ये कोई खास महत्वपूर्ण युद्ध नहीं है। नरवर्मन परमार को इसने हराया। इसी के साथ दोस्तों, इसने 1133 ईस्वी में पुष्कर जो है, पुष्कर का दूसरा नाम दोस्तों कोंकण तीर्थ है। कोंकण तीर्थ, इसने संन्यास ग्रहण कर लिया अंतिम समय में अपने, और 1133 ईस्वी में यह पुष्कर चला गया और अपना सारा राजपाट है वो अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप गया। दोस्तों, अब अर्णोराज की बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में जो अर्णोराज है, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं। दोस्तों, जो तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग, इसका वास्तविक नाम गढ़ बीठली था। गढ़ बीठली, यह बीठली पहाड़ी पर बनाया गया था। और दोस्तों, इसे बनाने वाले अजयराज थे। इसे दोस्तों गढ़ बीठली के अलावा तारागढ़ तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका नाम तारागढ़ भी है। इसे राजस्थान का हृदय, इसके अलावा दोस्तों अरावली का अरमान, और दोस्तों इसे राजस्थान का जिब्राल्टर,
जिब्राल्टर। दोस्तों इसे राजस्थान का जिब्राल्टर है वो बिशप हेबर ने कहा है। बिशप हेबर नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। दोस्तों तारागढ़ नाम की बात करते हैं, इसका पहले नाम गढ़बेटली था, लेकिन राणा रायमल जो थे, रायमल सिसोदिया जो कि राणा सांगा के पिता थे, इनका पुत्र जिसका नाम था पृथ्वीराज, इसे दोस्तों उड़ना राजकुमार भी बोलते थे। उड़ना राजकुमार बहुत तेज गति से घोड़े के ऊपर यह चलता था, इसका नाम था, उपनाम था उड़ना राजकुमार। इसकी दोस्तों पत्नी थी जिसका नाम था ताराबाई। जब सांगा को दोस्तों रायमल का उत्तराधिकारी बना दिया गया तो ताराबाई को या पृथ्वीराज को गढ़भेटली क्षेत्र दिया गया और इसी गढ़भेटली को फिर ताराबाई के नाम से तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहो तो। हम आगे शुरू करते हैं। चौहान वंश के अजमेर शाखा के दूसरे शासक जिसका नाम अर्णोराज या फिर आनाजी, आनाजी नाम भी इन्हीं का है, उपनाम है। आनाजी, मैंने जैसे कि बताया कि अजयराज ने 1133 ईस्वी में पुष्कर संन्यास लेकर पुष्कर चले गए और सारा का सारा राजपाट है वो अर्णोराज अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप गए। तो इनका शासन कार्य शुरू होता है 1133 ईस्वी से और दोस्तों इन्होंने 1150 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने दोस्तों 1137 ईस्वी में जो अजमेर शहर है, अजमेर शहर में एक झील बनवाई जिसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह झील इन्होंने जो मुसलमानों से युद्ध जीतने के बाद में, मुसलमानों से युद्ध विजय के बाद इन्होंने यह झील बनवाई। मुस्लिम विजय के उपलक्ष्य में, मुस्लिम विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने यह झील बनवाई। दूसरा दोस्तों एक चालुक्य शासक जिसका नाम था जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज चालुक्य, चालुक्य, इसका कई बार युद्ध हुआ और युद्ध कभी ये जीत जाते कभी ये जीत जाते। अंत में इनमें संधि हुई और जय सिंह सिद्धराज की पुत्री जिसका नाम था कांचन देवी, कांचन देवी, इसका विवाह है अर्णोराज के साथ किया और इसी के साथ इनमें संधि हो गई थी। दोस्तों ये जो अर्णोराज है, इन्होंने इनके अंतिम समय में इनका एक पुत्र जिसका नाम था जयदेव, जयदेव, जयदेव ने दोस्तों अपने पिता को मार दिया, अपने पिता की हत्या कर दी राजगद्दी के लिए। इसलिए जयदेव को चौहानों में पितृहंता, चौहानों में पितृहंता, चौहानों में पितृहंता कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। दोस्तों ऐसा माना जाता है बाद में जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्तियां है वो फिंकवा दी थी पुष्कर के जल में, जहांगीर ने। दोस्तों इन्होंने जो अनासागर झील बनवाई उसके किनारे पर जहांगीर ने एक शाही बाग बनवाया, शाही बाग। उसका दूसरा नाम दौलत उद्यान भी है, दौलत उद्यान। और दोस्तों इसे वर्तमान समय में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान, ये वर्तमान नाम है इसका।
और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहीं पे नूरजहां की माँ जिसका नाम था अस्मत बेग, उसने यहीं पे इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब के फूलों से जो इत्र है, इत्र उसका आविष्कार किया। और दोस्तों यहीं पे जो आना सागर झील है, इसके किनारे पर शाहजहां ने यहाँ पर 12 दरिया बनवाई। 12 दरिया। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है, इसमें से जहांगीर और शाहजहां दोनों की माँ ही हिंदू थी। जहांगीर की माँ जयपुर के जो शासक थे भारमल, उनकी पुत्री, भारमल की पुत्री हरकाबाई थी। और इसी प्रकार शाहजहां की माँ जो जोधपुर के राजा थे, मोटा राजा उदय सिंह, उसकी पुत्री थी मानबाई। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, आना जी को जैसे दोस्तों मैंने बताया कि इनका पुत्र जो था जयदेव, उसने आना जी की हत्या कर दी। जयदेव है वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया, लेकिन पितृहंता जयदेव जनता को पसंद नहीं आया और इस जयदेव को 1153 में विग्रहराज चतुर्थ या इसका दूसरा नाम है दोस्तों बीसल देव, इसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव ने जगदेव को गद्दी से हटाकर 1153 ईस्वी में अपना शासन आरंभ किया। और दोस्तों इनका शासन 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक चलता रहा। दोस्तों यह जयदेव का छोटा भाई था और जो आना जी है उनका पुत्र था। दोस्तों यह चौहानों के अंदर काफ़ी विद्वान था और खुद एक बढ़िया कवि भी था। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है, एक नाटक लिखा है जिसका नाम है हरि के लिए। इसी के साथ दोस्तों इसके दरबार में दोस्तों सोमदेव नामक महान कवि रहता था, जिसने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ललित विग्रहराज। इसी के साथ दोस्तों एक विद्वान और जिसका नाम था नरपति नाल है, जिसने एक रासो ग्रंथ लिखा है बीसल देव रासो। दोस्तों इसने विग्रहराज चतुर्थ ने, बीसल देव ने 1153 ईस्वी में धार मध्य प्रदेश में जो भोजराज ने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, वैसी ही पाठशाला 1153 ईस्वी में अजमेर में बनवाई, जिसका वर्तमान नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों पहले यह संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस संस्कृत पाठशाला को अपनी विजय हुई तब तुड़वाकर और यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का जो नाटक है हरि के लिए, वो अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर उसकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई मिलती है। अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर, अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर हरि के लिए नाटक जो है उसकी पंक्तियाँ लिखी मिलती है। इसी के साथ दोस्तों ब्रिस्टल नगर जो है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है,
ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड में है, जहाँ पर राजा राम मोहन राय की एक स्मारक बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है, राजा राम मोहन राय स्मारक, इसके ऊपर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां मिलती है। हरिकेली नाटक की पंक्तियां मिलती है। दोस्तों, यह खुद कवि था और बड़े बड़े कवियों को, सोमदेव, नरपति नाल है जैसे कवियों को आश्रय प्रश्रय देने वाला था। इसलिए इसे कवि बंधु की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, इसकी एक उपाधि और कटियु बंधु भी मिलती है। कटियु बंधु। दोस्तों, इसने टोंक जिले में राजमहल जो गांव है, वहाँ पर बीसल सागर तालाब बनवाया। बीसल सागर तालाब बनवाया। दोस्तों, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसे 16 खंभों का महल भी बोलते हैं। 16 खंभों का महल। दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने जो राजस्थान के इतिहास के पिता में कहे जाते हैं, उन्होंने इस 2.5 दिन के झोंपड़े को हिंदू शिल्प कला का परिष्कृत नमूना कहा है। यानी हिंदू शिल्प कला का और भी उत्कृष्ट नमूना। इसी के साथ दोस्तों, जो कीलहॉर्न पश्चिमी विद्वान है, इतिहासकार है, इन्होंने ऐसा कहा कि हिंदुओं में केवल एक विग्रहराज चतुर्थी विशलदेव ही ऐसा शासक था जो कि भवभूति या कालिदास काव्य रचना में ऐसा शासक जो भवभूति या कालिदास की होड़ कर सकता है, वो केवल विग्रहराज ही है, ऐसा कीलहॉर्न ने कहा है। दोस्तों, हमें जो याद रखना है, इसके अंदर मैंने सारे कीवर्ड बताए हैं। जो महत्वपूर्ण कीवर्ड आपको देखने हैं, एक तो हरिकेली नाटक याद रखना है, सोमदेव ने जो ललित विग्रह राज लिखी है किताब, वो याद रखनी है, नरपति नाल की बीसलदेव याद रखनी है। ये नई चीज़ है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर जो हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियाँ, इसकी उपाधियाँ ध्यान में रखनी दोनों। इसी के साथ बीसल सागर का निर्माण करवाया, 2.5 दिन झोंपड़े का दूसरा नाम। और दोस्तों, कर्नल टॉड और कीलहॉर्न के जो वक्तव्य है वे आपको याद रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। ये दोस्तों, जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल। सबसे ज़्यादा उन्नति, सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार इसी के काल में हुआ। अब दोस्तों, इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय बना चौहानों का अजमेर शाखा का शासक, लेकिन वो कोई ज़्यादा सा योग्य नहीं था, उसमें शासक की क्षमताएं कम थी और वह फिर 4-5 साल बाद ही बिना संतान के ही मर गया। और ज़्यादा कोई उपलब्धियाँ नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ नहीं देखेंगे उसे। उसके बाद जो आया, जिसका नाम था सोमेश्वर चौहान। दोस्तों, ये सोमेश्वर जो है, यह इस अभी जो पढ़ा हमने विग्रहराज चतुर्थ, उसका भाई अर्णोराज का पुत्र था। और इसको मौका इसलिए मिल गया क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय है, वो निसंतान मर गया, उसके पुत्र नहीं था, तो फिर उसके चाचा सोमेश्वर को शासक बनाया गया। इनका शासनकाल 1169 ईस्वी से शुरू होता है और 1177 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सोमेश्वर ने खुद की और अपने पिता की मूर्ति बनवाकर, स्वयं की याद रख लीजिए, स्वयं की मूर्ति बनाकर मूर्ति कला को एक नया आयाम दिया। इसने स्वयं की मूर्तियां बनवाई।
दूसरा, इसने कलचुरी राजकुमारी कर्पूरी देवी से शादी की। इसी के साथ दोस्तों 1177 ईस्वी में आबू के जयदेव और चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड में युद्ध हुआ, जिसे हम आबू का युद्ध कहते हैं। आबू का युद्ध, या दोस्तों इसे अहीरवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में दोस्तों सोमेश्वर जयदेव की सहायता करने के लिए गया था और भीमदेव सेकंड ने इसी युद्ध में सोमदेव की हत्या कर दी। और दोस्तों इस युद्ध में सोमदेव मारा गया। सोमदेव के 2 पुत्र थे, एक का नाम पृथ्वीराज, जिसे हम सामान्य रूप से पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, और दूसरा हरिराज या हरराज। दोस्तों सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 1177 में चौहान वंश के अजमेर शाखा का जो राजा है वह पृथ्वीराज तृतीय बना, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं सामान्यतः। पृथ्वीराज तृतीय यह दोस्तों अपने पिता की मृत्यु पर 1177 ईस्वी में ही शासक बन गया, लेकिन उस समय दोस्तों इसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। इसलिए मैं लिख देता हूँ 1192 यहाँ पे। उस समय इसकी आयु दोस्तों 12 वर्ष थी, इसलिए इसका शासन कार्य बहुत अच्छे ढंग से इसकी माता, जो हमने पढ़ा था अभी, कलचुरी वंश की थी कर्पूरी देवी। माता कर्पूरी देवी और दोस्तों इसी के साथ इनका जो एक पुरोहित था, गुरु था, जिसका नाम था कदम्बवास। इनका जो गुरु था, उन्होंने शासन कार्य को ढंग से संभाला। और साथ में ही दोस्तों इनका जो सेनापति था, जिसका नाम था भुवनमल, ये दोस्तों पृथ्वीराज का सेनापति था। 1178 ईस्वी में, अगले साल ही पृथ्वीराज ने शासन कार्य संभाल लिया। 1178 ईस्वी में ही शासन संभाल लिया। दोस्तों इनकी जो उपाधि है, एक मिलती है दल पंगुल। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। और दोस्तों इनकी दूसरी जो उपाधि मिलती है वो है राय पिथोरा। मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड बना के दे रहा हूँ, सारे के सारे सब कुछ ये याद रखने योग्य है। इनका सेनापति, किस उम्र में शासक बने, इनकी जो उपाधियाँ है वे सब। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय है वो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे, और 1182 ईस्वी में एक मौका ऐसा हुआ जब इन्हें बड़ा युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम था तुमुल का युद्ध। दोस्तों इस तुमुल के युद्ध को महोबा युद्ध या चंदेलों से युद्ध, चंदेल गोत्र के जो शासक है वो महोबा में शासन कर रहे थे। चंदेलों से युद्ध, इसका समय दोस्तों इस युद्ध का 1182 ईस्वी है। और दोस्तों हुआ ऐसा कि दिल्ली से पृथ्वीराज तृतीय की सेनाएं लौट रही थी, तो बीच में महोबा में पृथ्वीराज के सैनिकों के साथ कुछ बदमाशियां हुई, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान नाराज हो गया और मौका ऐसा देखा, इस जो महोबा है उसका शासक था परमर्दी देव।
परमर्दी देव। परमर्दी देव उस समय अपने दो महान सेनापतियों आल्हा और उदल, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाने वाला हूँ, आल्हा उदल के ऊपर, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल दोनों से नाराज चल रहा था। और दोस्तों ये दोनों सेनापति है राज्य छोड़कर चले गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के ऊपर आक्रमण किया और दोस्तों परमर्दी देव ने मजबूरीवश आल्हा उदल को बुलाया और दोस्तों घनघोर युद्ध हुआ। लेकिन दोनों सेनापति युद्ध में खेत रहे और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ये कहानी दोस्तों तुमुल का युद्ध कहलाती है, आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। दूसरा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जो दिल्ली है, कन्नौज जो है, वहाँ से भी झगड़ा चल रहा था। अब थोड़ा सा मैं इसकी जो दिल्ली और जो कन्नौज है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम, इसके नाना का नाम अनंगपाल था, अनंगपाल। और अनंगपाल उस समय दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के शासक थे दोस्तों। अनंगपाल के दो पुत्रियां थी, जिनमें से एक तो पृथ्वीराज चौहान की माँ थी कर्पूरी देवी, और दूसरी लड़की की शादी कन्नौज में की गई थी। और इसी लड़की से कन्नौज में जो शासन कर रहे थे, दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। कन्नौज में जो शासन कर रहा था वो वंश था गहड़वाल वंश। और दोस्तों जो कन्नौज में जिस लड़की की शादी की अनंगपाल ने, उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जयचंद। दोस्तों यह जयचंद वही है जिसकी गिनती गद्दारों में की जाती है, और एक कहावत बन गई है, जो देश का गद्दार होता है उसे जयचंद बोल देते हैं। ये जयचंद, तो इस हिसाब से जयचंद है वो पृथ्वीराज का मौसेरा भाई हो गया, क्योंकि दोनों की माँ है, उनका पिता एक ही था, अनंगपाल। अब अनंगपाल दोस्तों निसंतान मर गया, तो पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के दिमाग में यही था कि दिल्ली का राज्य हमें मिलेगा। पृथ्वीराज सोच रहा था मुझे मिलेगा, जयचंद सोच रहा था मुझे मिलेगा। लेकिन दोस्तों दिल्ली का शासन पृथ्वीराज को मिला। पृथ्वीराज का क्षेत्र है, जो राज्य का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक तो पहले से अजमेर इनके पास था, और दूसरा पृथ्वीराज ने आसपास के कई इलाकों को जीत लिया था, और उसके बाद में दिल्ली इसके नाना ने इसे एक प्रकार से गिफ्ट में दे दी। इस बात से दोस्तों जयचंद है वो नाराज हो गया, और इसकी दुश्मनी पृथ्वीराज तृतीय से हो गई। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। दोस्तों एक कथा है थोड़ी सी, 2 मिनट में बता देता हूँ मैं। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा, जिसमें पृथ्वीराज से दुश्मनी के चलते इसने जो पंडाल होता है शादी का, उसके दरवाजे के ऊपर एक सैनिक के रूप में, एक दरबारी के रूप में पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति रखवाई। दोस्तों संयोगिता ने सभी जो वहाँ पर प्रतियोगी आए थे उनको अस्वीकार करते हुए उस सोने की मूर्ति को माला पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज ने अपना फर्ज माना कि संयोगिता से अब शादी करनी होगी, क्योंकि उसने मुझे वर्ण किया है। तो दोस्तों पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण करके गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह है, गंधर्व। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसने महोबा के शासकों को और जो जनता थी उनको नाराज़ कर दिया, और इधर कन्नौज के शासक और जनता से इसकी दुश्मनी हो रही थी। अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो प्रमुख इसका युद्ध हुए थे, 2 जो तराइन में हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों 1173 ईस्वी में गजनी इलाका जो अफ़गानिस्तान के आसपास जो काबुल वगैरह है वहाँ पे
तो 1173 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी, वह गजनी का सूबेदार बना। गजनी का सूबेदार। दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी है, अति महत्वाकांक्षी था और इसकी नज़र पूरी भारत पे थी। इसने सुना हुआ था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसलिए इसने सबसे पहले 1178 ईस्वी में जालौर की तरफ से घुसने का प्रयास किया। और उस समय जालौर पर चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड चालुक्य था ये। इससे दोस्तों 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ और उस युद्ध को आबू का युद्ध या फिर अहीरवाड़ा का युद्ध कहते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी है वो बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ। गोरी को पता लग गया कि इस तरफ से भारत में नहीं घुसा जा सकता। तो दोस्तों, फिर वो पंजाब, लाहौर मुल्तान होते हुए पंजाब की ओर से उसने घुसने का प्रयास किया और सन 1191 में जो हरियाणा राज्य है वर्तमान है और इसका जिला जो है करनाल, वहाँ पे एक तराइन क्षेत्र है, तराइन क्षेत्र। दोस्तों, इसे तबर-ए-हिंद भी बोलते हैं, तबर-ए-हिंद। 1191 में दोस्तों इसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया और यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन इसमें गोरी हार गया। लेकिन दोस्तों, गोरी जो है उसके मन में बदला लेने की भावना जागृत हो गई और वो 1 साल भर तक तैयारी करता रहा, अपने सैनिक है वो इकट्ठे करता रहा और 1192 में दोबारा उसी स्थान पर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। दोस्तों, इस युद्ध से पहले जब ये मोहम्मद गोरी लाहौर के पास आ गया था तो अपने एक सूबेदार और या ये मान लीजिए आप संदेशवाहक जिसका नाम था निजामी को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा संदेश लेकर कि या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लेवें या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेवें। पृथ्वीराज चौहान ने इसको वापस जवाब भिजवाया कि आप शांति से वापस चले जाएं, वरना आपसे मुकाबला सीधे युद्ध क्षेत्र में ही होगा। बदले में गोरी ने छल कपट के द्वारा वापस यह संदेश भिजवाया कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो संधि चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही युद्ध का जो आगाज होना था तब पृथ्वीराज और उसके सैनिक इस वहम में थे कि संधि होनी है, इसलिए ज़्यादा सैनिक गए नहीं। और दूसरा, मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी करके बैठा था। तीसरा, ज्यों ही सुबह होते ही पृथ्वीराज चौहान के जो थोड़े वो सैनिक थे वो शौच आदि कार्यों से निवृत्त हो रहे थे, उसी समय मोहम्मद गोरी ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र से निकलकर भाग गया तो सिरसा नामक इलाका है, सिरसा के पास पकड़ा गया और वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो है उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई और इसका जो असली नाम था वो था आशा भट्ट। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने यह बताया है कि यहाँ पर पृथ्वीराज है, इससे हारा नहीं। पृथ्वीराज को इन्होंने पकड़ लिया गोरी ने और पकड़कर गजनी ले गए और गजनी में पृथ्वीराज आंखें नीचे नहीं करता था मोहम्मद गोरी के सामने, इसलिए मोहम्मद गोरी ने आंखें फुड़वा दी उसकी
उसके बाद जब एक बार जो आपके तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित करवाई घोरी ने, उसमें चंद्रबरदाई ने घोरी से आग्रह किया कि पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज चौहान है उससे भी तीरंदाजी करवाई जाए। दोस्तों मोहम्मद घोरी ने बात मान ली और फिर पृथ्वीराज चौहान जो है वो जो आपके शब्द भेदी बाण है वो चलाना जानते थे, और जो ही चंद्रबरदाई ने इशारा किया पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को मार दिया। ऐसा दोस्तों चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है। अब थोड़ी सी हम पृथ्वीराज चौहान की कला साहित्य की बातें कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कला विभाग खोला, जिसका सबसे पहला अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। दोस्तों इसके दरबार में कई विद्वान बैठते थे, जिनमें से प्रमुख विद्वान का नाम है जयानक। जयानक की पुस्तक आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। दूसरा दोस्तों मैंने बता दिया आपको, जो आशा भट्ट है, आशा भट्ट जिसे पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई के नाम से जानते थे, इसकी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो। इसके अतिरिक्त दोस्तों अन्य विद्वान जो थे विश्वरूप और जनार्दन के नाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते हैं। दोस्तों 1192 ईस्वी में भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1192 का साल, यहाँ से अजमेर शाखा का, चौहानों की अजमेर शाखा का अंत हो गया और भारत में मुस्लिम शासन की स्थायी शुरुआत हुई। मुस्लिम शासन की स्थायी शुरुआत हुई। दोस्तों मोहम्मद घोरी तो गजनी चला गया, लेकिन अपने पीछे जो अपने सेनापति थे और उनमें से प्रमुख रूप से था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपने जीते हुए क्षेत्र सौंप गया। और बाद में 1206 ईस्वी में इसने भारत में सल्तनत काल की शुरुआत की। ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत की। दोस्तों चौहान वंश के बारे में मैंने आपको अजमेर शाखा के बारे में जो जानकारी दी वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अपने जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उन्हें मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।